अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास ग्लोकोमा है। ठीक, ग्लोकोमा में अगर आप थोड़ा बुक के अंदर देखते हैं तो बहुत सारी उसमें टाइप्स लिखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल लिखा हुआ है, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस के नाम लिखे हुए हैं। तो हम सिर्फ ग्लोकोमा की मेन टॉपिक्स करेंगे, उसका एक कॉन्सेप्ट कोशिश करेंगे कि समझ सकें, क्योंकि डेफिनेटली ग्लोकोमा एक अलग सब स्पेशलिटी है। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर इतना ज़्यादा ग्लोकोमा के डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप बाकी टॉपिक्स को मिस कर दें। ठीक, तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी डेफिनेशन। ग्लोकोमा की जो डेफिनेशन है वो क्या है जनाब? इट्स डिजीज which exhibit a characteristic, स्पेलिंग समझ लीजिएगा, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ठीक है, कॉमा, which may or may not be associated with progressive visual field लॉस। यहां डेफिनेशन खत्म हो जाती है। इसके बाद लिखा जाता है जनाब कि इंक्रीज आईओपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। तो जनाब डेफिनेशन जो है ना वो यहां पर आके खत्म हो गई है। अगर हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन समझें इस बीमारी, इसको, कंडीशन को, तो सबसे पहली बात, इट्स अ डिजीज। व्हाट डज दैट लाइन मीन्स? देखिए, प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज, ठीक है, इट्स अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन। एजिंग इज नॉट अ डिजीज, फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक डिजीज, ग्लोकोमा इज अ डिजीज विच नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, विच नीड्स टू बी ट्रीटेड। ठीक है, उसके बाद क्या है? विच एग्जिबिट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। मतलब यह है कि इसमें इसने बोला है कैरेक्टरिस्टिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी का मतलब एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिक नर्व अपीयरेंस होती है जो खास ग्लोकोमा के मरीज में होगी। अगर तो वैसी अपीयरेंस नहीं आ रही तो हमारे जहन में ग्लोकोमा के अलावा डिफरेंशियल डायग्नोसिस आएंगे। नॉर्मल ऑप्टिक नर्व कैसी होती है जनाब? राउंड होगी या ओवल होगी। ठीक है, ये वेरिएशन लोगों में मिल जाती है। अगर ये हमारे पास ऑप्टिक नर्व हेड की कहना चाहिए कि एक मार्जिन है, सपोज हमारे पास जैसे ये आंख है और ये जनाब ऑप्टिक नर्व है, ये वेजल्स निकल रही, मैं इस चीज को बड़ा करके यहां दिखा रहा हूं कि ये ऑप्टिक नर्व का हेड है। इसके अंदर हमारे पास ऑप्टिक नर्व हेड के अंदर ये एक वाइटिश एरिया होता है। ठीक है, इसको ऑप्टिक कप भी कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली वो फाइब्रस टिश्यू है कि जहां पर ऑप्टिक नर्व के अंदर नर्व फाइबर लेयर नहीं है। ऑप्टिक नर्व है क्या? ऑप्टिक नर्व जनाब ये है कि अगर मैं इस कमरे में बैठा हूं सपोज, और मेरे पास इस पूरे कमरे के अंदर वहां पे एक दरवाजा है, जो लोग इस कमरे को अटेंड करते हैं वो जानते हैं कॉन्फ्रेंस रूम है, उसका दरवाजा है, तमाम के तमाम फाइबर्स आंख के अंदर के फाइबर्स एग्रीगेट होकर इस दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं। तो ये है आंख का दरवाजा, ये पूरा फंडस है, रेटिना है, और ये आंख का दरवाजा। तमाम ऑप्टिक नर्व हेड में फाइबर्स आते हैं, यूं करके आ रहे हैं, यूं ये आएंगे इस तरह से, ऊपर के ऊपर आएंगे और नीचे के जनाब इस तरह से आएंगे। तो तमाम ऑप्टिक नर्व हेड के अंदर जो फाइबर्स आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली नर्व फाइबर्स जो इस रेटिना के अंदर मौजूद है। सही, अगर तो मेरे पास ये वाइटिश एरिया नॉर्मल स्ट्रक्चर का है, इसका एक बेटा रेशियो होता है, इसकी एक परसेंटेज होती है। नॉर्मली कहते हैं कि 0.2 से लेके 0.5 कप, या आसान लफ्जों में इस पूरी ऑप्टिक नर्व हेड की अगर हम परसेंटेज लें तो 20 to 50% वाइटिश पोर्शन अगर है तो चलो फिर भी हम इसको नॉर्मल समझते हैं। लेकिन अगर ये उससे एक्सीड कर जाता है, दिस वाइटिश पोर्शन, इफ इट एक्सीड्स मोर देन 50%, या आप रेशो में ले लें 0.5 या 50% ले लीजिए कि इस पूरे ऑप्टिक नर्व हेड का साइज, उसमें मोर देन 50% एरिया, बार बार एक बात कर रहा हूं कि जनाब ये वाइटिश एरिया अगर बढ़ता चला जाता है तो दिस वाइटिश एरिया का बढ़ना मींस नर्व फाइबर लेयर्स का कम होना। दिस इज अ फाइब्रस टिश्यू
जब कभी इन्फ्लेमेशन होती है, चोट लगती है, वहां पे इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन का एंड रिजल्ट क्या होता है? स्कारिंग। स्कारिंग इज व्हाट? व्हाइटिश टिश्यू। वहां पर वो सेल नहीं होता, वहां पे वो टिश्यू नहीं होता। तो इसका मतलब है कि जहां जहां मेरे नर्व फाइबर लेयर डैमेज हो रहे होंगे, यहां जो यहां आने थे, दैट नर्व फाइबर लेयर स्पेस जो यहां से यहां आ रही थी, ये वाले फाइबर यहां आ रहे थे, सपोज ये डैमेज हो गया। अगर ये डैमेज हो गया तो नर्व फाइबर लेयर जो यहां आ रहे थे वो नर्व फाइबर लेयर खत्म हो जाएंगे और उसको रिप्लेस कर लेगा वाइट टिश्यू। अब खुदा ना खास्ता किसी को ग्लोकोमा है, उसकी जनाब डिस्क पहले थी यूं, ठीक है, थोड़े दिन बाद क्या हुआ जनाब, जो नर्व फाइबर लेयर यहां आ रहा था यूं करके, वो डैमेज हो गया। जब डैमेज हो गया तो अब उसको टिश्यू को जनाब रिप्लेस कर दिया, नर्व फाइबर लेयर के टिश्यू को रिप्लेस कर दिया वाइटिश स्कार्ड फाइबरस टिश्यू ने। थोड़ी देर बाद क्या हुआ जनाब, ये वाले फाइबर भी हो गए। फिर जनाब क्या हुआ, ये वाले फाइबर हो गए। तो आहिस्ता आहिस्ता सेंटर से टुवर्ड्स पेरिफेरी हमारे पास वाइटिश टिश्यू का साइज बढ़ता चला गया। दिस इज बेसिकली अ कैरेक्टरिस्टिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ये वो लाइन थी बेटे जिसको समझाने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक। इसके बाद वो कहता है कि विच मे और मे नॉट, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि विजुअल फील्ड लॉस हो सकता है कि जब पेशेंट आपके पास आए उस वक्त उसको डेवलप हो चुका हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त डेवलप ना हुआ हो। तो विजुअल फील्ड लॉस का होना जरूरी नहीं है कि हम ग्लोकोमा डायग्नोस करें। यस, एट दैट टाइम पेशेंट माइट हैव कम टू यू विदाउट एनी विजुअल फील्ड लॉस। क्यों? क्योंकि जब ऑप्टिक नर्व हेड के या सिंपली गैंग्लियोनिक सेल लेयर या नर्व फाइबर लेयर ले लीजिए कि 40% फाइबर्स डैमेज होते हैं तो जाके विजुअल फील्ड डिफेक्ट आता है, ठीक है। तो ये काफी देर हो चुकी होती कभी कभार, तो जरूरी नहीं है कि विजुअल फील्ड लॉस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एंड देन प्रोग्रेसिव विजुअल फील्ड लॉस, यानी एक पेशेंट आपके पास आया है और उसको ग्लोकोमा डायग्नोस किया, उसका विजुअल फील्ड लॉस आपने देखा कि एक जगह पर है कि उसको नजर नहीं आ रहा। सपोज मैं इस डेफिनेशन को हटा रहा हूं ताकि मैं आपको विजुअल फील्ड की तस्वीर बना के दिखा दूं। विजुअल फील्ड क्या होती है जनाब, इतना बड़ा सा एरिया है, यहां पे जनाब हमारे पास ऑप्टिक नर्व हेड है जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ये एक लाइन मार देते हैं, यहां पे फोविया, सपोज को विजुअल फील्ड लॉस यहां पे कहीं है सपोज, या यहां पे कहीं है। अब आपने उस पेशेंट को देखा 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, विजुअल फील्ड लॉस वहीं का वहीं है। तो आप बोलेंगे यार ये विजुअल फील्ड लॉस वहीं का वहीं है, देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि इसको रेटिना के अंदर कोई और पैथोलॉजी हो, इसको हो सकता है कि ब्रेन के अंदर कोई पैथोलॉजी हो, क्योंकि ग्लोकोमा में जब भी नर्व फाइबर लेयर डैमेज होंगे, जितने बढ़ते चले जाएंगे पेशेंट का विजुअल फील्ड लॉस बढ़ता चला जाएगा, पेशेंट के विजुअल फील्ड लॉस की डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। यानी वो पहले एक लाइट को देखता था, अब वो और जो कहना चाहिए कि ब्राइट लाइट होती है वो और खराब हो जाएगी। तो विजुअल फील्ड का कांस्टेंट रहना, ठीक है, इट मींस कि शायद इस पेशेंट को ग्लोकोमा नहीं है, तो दैट शोज कि प्रोग्रेसिव विजुअल फील्ड लॉस। तो ये है पूरी डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन, और फुल स्टॉप के बाद हमने कहा था कि इंक्रीज आईओपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। इसका मतलब कि ग्लोकोमा के लिए और बहुत से रिस्क फैक्टर है, एज रिलेटेड है, इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, ट्रॉमा की वजह से होता है। तो इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर से अपनी डेफिनेशन स्टार्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि ग्लोकोमा सर इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर, और भाई इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो डेफिनेशन का हिस्सा नहीं है। तो दैट वाज अबाउट अ सिंपल इंट्रो ऑफ ग्लोकोमा, ठीक। अब हम देखते हैं भाई ग्लोकोमा एक्चुअली आपको डैमेज, मतलब खुदा ना खास्ता किसी को डैमेज कर कैसे रहा है। ये हमारे पास वही पिक्चर जो हमारे पास पुरानी तस्वीर है, ठीक है। ये आइरिस यहां से आ गया, आइरिस के पीछे हमारे पास क्या आ गई, सिलेरी बॉडी, उसके पीछे कोरवाइड, ठीक है। ये अगला टॉपिक हमारा जो है ना वो है यूवियल ट्रैक, तो आप लोगों को ये पता भी होगा, यहां पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास आइरिस हो गया, ये हमारे पास सिलेरी बॉडी हो गई, ये हमारे पास कोरवाइड हो गया, ठीक है। इसके अंदर जनाब रेटिना होता है, आप लोगों को पता है, यहां से आप रेटिना शुरू हो जाता है, ये यहाँ से रेटिना शुरू हो गया। इसके बाद जनाब आपके सस्पेंसरी लिगामेंट लेके और लेंस को लटकाए में, ये सस्पेंसरी लिगामेंट लेके लेंस को लटकाए में, ठीक है। अब हमारे पास एक्वस ह्यूमर कहाँ से बनता है? एक्वस ह्यूमर बनेगा जनाब सिलेरी बॉडी से, यहाँ से एक्वस ह्यूमर बना, जो भी एक्वस ह्यूमर की स्पेलिंग, ठीक है।
यहां से बना, यहां से निकला, यहां से निकलने के बाद यहां से फिल्टर आउट हो जाता है। यहां पे मौजूद है जनाब मोटी मोटी नालियां, दीज आर नोन एज ट्रैबिक्युलर मैशवर्क। ठीक है, ट्रैबिक्युलर मैशवर्क फाइनली जनाब एपीस्क्लेरल वेन्स में इस एक्वस को ड्रेन कर देती हैं। सही, तो अगेन आई वुड से कि ये हमारे पास पोर्शन आयरिस और लेंस के दरमियान ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं क्या? पोस्टीरियर चैम्बर। ये आयरिस और कॉर्निया के दरमियान का पोर्शन हो गया एंटीरियर चैम्बर। ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉर्निया से लेके लेंस तक ये क्या हो गया? एंटीरियर सेगमेंट। और लेंस से लेके पीछे का पोर्शन क्या हो जाएगा जनाब? पोस्टीरियर सेगमेंट। मैं दोबारा सुना रहा हूं, आंख को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कॉर्निया से लेंस तक दैट इज एंटीरियर सेगमेंट, लेंस से लेके रेटिना तक दैट इज पोस्टीरियर सेगमेंट। सही, एंटीरियर सेगमेंट फर्दर डिवाइडेड बाय आइरिस, कि आइरिस का जो आगे का पोर्शन हो गया एंटीरियर चैम्बर, जो पीछे का हो गया पोस्टीरियर चैम्बर। ठीक, अच्छा, अब अगर हम वर्ड्स में बात करना चाहें तो क्या बोलेंगे? जनाब एक्वस ह्यूमर इज फॉर्म बाय सिलेरी बॉडी गोज या बेसिकली स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम पोस्टीरियर चैम्बर थ्रू द प्यूपल। प्यूपल इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन टू आइरिस। यहां से आया डिस्टेंस बिटवीन टू आइरिस। अगर हम यहां देखें तस्वीर बना के तो जनाब ये इतना बड़ा प्यूपल डायलेटेड है, छोटा का तो छोटा प्यूपल डायलेटेड। प्यूपल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन आइरिस, तो डिस्टेंस बिटवीन आइरिस, तो जनाब इट गोज इनटू द एंटीरियर चैम्बर थ्रू द प्यूपल, और उसके बाद एंटीरियर चैम्बर एंगल में कैनाल ऑफ श्लैम, ट्रैबिकुलर मैशवर्क और फिर एपिस्क्लेरल वेन। ठीक है, यहां पे कैनाल ऑफ श्लैम आ गया आपके पास। अच्छा, अब ट्रैबिकुलर मैशवर्क का काम क्या है? ट्रैबिकुलर मैशवर्क काम है कि पूरे के पूरे एक्वस को ड्रेन करके वो जनाब एपिस्क्लेरल वेन या आंख से बाहर भेजे। अगर कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता किसी वजह से ट्रैबिकुलर मैशवर्क ब्लॉक हो जाए, कैसे ब्लॉक हो जाए? इसके दो तरीके हैं, या तो ये एक्वस इस ट्रैबिकुलर मैशवर्क तक ना पहुंच सके। 2 मिनट जरा मैं आपको पॉज दे लूं। अच्छा हाँ बेटा, सॉरी, एक चीज मैं गलत बता दिया आपको, मैं भी कंफर्म कर रहा था कि ट्रैबिकुलर मैशवर्क से कैनाल ऑफ श्लैम में जाता है। कैनाल ऑफ श्लैम इज नॉट द फर्स्ट प्लेस, ट्रैबिकुलर मैशवर्क से कैनाल ऑफ श्लैम में जाएगा। ठीक है, और फिर कैनाल ऑफ श्लैम से एपिस्क्लेरल वेन। तो पहली चीज ट्रैबिकुलर मैशवर्क आएगी। सो अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इट, कि ट्रैबिकुलर मैशवर्क अगर इसमें एक्सेस ना हो सके, किसकी एक्सेस ना हो सके? एक्वस की। मैं दोबारा तस्वीर बना रहा हूं सुकून सुकून से। ये कॉर्निया आ गया, ये आइरिस आ गया, इसके बाद सिलेरी बॉडी आ गई, यहां से कोरोइड आ गया, ये लेंस आ गया, ये सस्पेंसरी लिगामेंट आ गए। पहली चीज ट्रैबिकुलर मैशवर्क, उसके बाद कैनाल ऑफ श्लैम। अगर तो मेरा आइरिस खुदा ना खास्ता पुश हो जाता है और वो कॉर्निया पे आके चिपक जाता है, तो इसको हम कहते हैं कि जनाब यहां पर एंटीरियर चैम्बर एंगल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आइरिस से आगे आगे का जो पोर्शन है वो सब एंटीरियर चैम्बर है, आइरिस के पीछे वाला पोर्शन पोस्टीरियर चैम्बर है। तो एंटीरियर चैम्बर का एंगल इज द स्पेस बिटवीन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ द आइरिस। अगर तो आइरिस आके आगे पुश हो जाता है और ये एंगल बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं एंटीरियर एंगल, सॉरी इसको कहते हैं एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, क्योंकि ये एंगल यहां पे बंद हो गया है। और दोबारा वही वाली बात कि ट्रैबिकुलर मैशवर्क तक एक्वस की एक्सेस खत्म हो गई। आजा आजा आजा, सॉरी जी, वो कोई इन्वेस्टिगेशन दिखाने आए थे, इस वजह से माजरत आपको इंटरप्ट करना पड़ा क्लास को। खैर, तो हमने बात की थी कि ट्रैबिकुलर मैशवर्क का अगर एंगल बंद हो जाए बिकॉज ऑफ दी कहना चाहिए कि फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ आइरिस टू द कॉर्निया, तो फिर हम उसे कहते हैं एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। अगर ये एंगल खुला हुआ है, ये आइरिस रहा, लेकिन उसके बावजूद यहां जो ट्रैबिकुलर मैशवर्क के छोटे 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 ओपनिंग पोर्स हैं, ठीक है ना, जिसमें से पानी निकलना है, इनफैक्ट इसमें से एक्वस जाना है। तो समझे आप, ये बिल्कुल उस वॉश बेसिन की तरह से है जो हमारे किचन के अंदर लगा हुआ है। ठीक, उस वॉश बेसिन के छोटे छोटे सुराख होते हैं जो सिंक में उसको लेके जाते हैं, सिंक में इनफैक्ट ड्रेन पाइप होता है।
अब वो ड्रेन पाइप के अंदर अगर आप बड़े बड़े गाजर के पीस, मटर के पीस, जनाब पुलाव के बड़े बड़े काबली पुलाव जो होते हैं वो डाल दें अगर, तो क्या होता है कि उसकी नालियां जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। जब वो नालियां ब्लॉक हो जाती हैं, जो पानी सिंक में होता है फिर वो ड्रेन नहीं होता। तो इसी तरह से ट्रेबेकुलर मैशवर्क की जो छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं, दे आर डिजाइन टू टेक अवे एक्वस, जो पानी है इनफैक्ट, सही। लेकिन अगर वहां पे आरबीसीज जमा हो जाएं, वहां पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स जमा हो जाएं, वहां पे पस सेल्स जमा हो जाएं, वहां सूडो एक्सफोलिएशन एक कंडीशन होती है कि एपिथेलियम तब शेड ऑफ होनी शुरू आती है, वो जमा हो जाए, कोई भी चीज जो उस पोर के साइज से बड़ी होगी या जाके इस पोर के साइज के मुंह को बंद कर देगी, तो उसमें पानी यहां पे खड़ा होने शुरू हो जाएगा। एंड दैट अगेन लीड्स टू इंक्रीज इंट्राऑक्युलर प्रेशर दैट विल अफेक्ट द ऑप्टिक नर्व हेड। तो इसे हम कहते हैं ओपन एंगल ग्लोकोमा, यानी द एंगल बिटवीन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ द आइरिस, वो अभी खुला हुआ है, लेकिन इस एंगल के खुले होने के बावजूद एक्वस जो है वो ड्रेन नहीं हो पा रहा। दैट इज सिंपली नोन एज ओपन एंगल ग्लोकोमा। ठीक है जनाब, अब ट्रीटमेंट का अब ट्रीटमेंट आ गई। देखिए, जब भी हम किसी ट्रीटमेंट को पढ़ते हैं, बल्कि ट्रीटमेंट से पहले हम क्या करेंगे बेटा, इन्वेस्टिगेशंस में हम, या मैनेजमेंट जब आती है, तो मैनेजमेंट जब भी आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिए कि जब भी पूछा जाए हाउ विल यू मैनेज दिस केस, तो मैनेज दिस केस में आपने हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है एंड ट्रीटमेंट करनी है। अगर वो बोले हाउ यू ट्रीट दिस केस, तो फिर आपने इन्वेस्टिगेशन के साथ ट्रीटमेंट भी बतानी है। ठीक है, अच्छा, अब आपने करना जनाब हिस्ट्री में डेफिनेटली फैमिली हिस्ट्री इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पेशेंट किसी दवाओं पे तो नहीं है कि जो लोग आंख में मुसलसल तौर पे स्टेरॉइड्स डालते हैं उनमें ग्लोकोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, उसके अलावा आपने जब एग्जामिनेशन करना है तो एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, आपने पेशेंट की विजुअल एक्यूटी देखनी है कि पेशेंट की विजन कितनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है जनाब, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। ठीक, नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है 11 to 21 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, सही। इससे ज्यादा जो प्रेशर होगा उसको हम फिर ग्लोकोमा कह देते हैं। इसके अलावा जनाब क्या होगा इन्वेस्टिगेशन में, सॉरी एग्जामिनेशन में, कि आपने कॉर्निया और आइरिस के दरमियान का जो डेप्थ है इसको असेस करनी होती है। इसे हम कहते हैं एंटीरियर चैम्बर डेप्थ। ठीक है, इसके ग्रेड्स होते हैं, बस आप इतना याद रखें कि एंटीरियर चैम्बर डेप्थ अगर शैलो होगी तो इसका मतलब आइरिस जो है वो यहां के एंगल को नैरो कर सकता है। ठीक है, फिर उसकी ग्रेडिंग होती है, शैफर ग्रेडिंग कहते हैं, SCHAFFER। वो बेसिकली आपको शैफर ग्रेडिंग होती है, उसमें हमें गोनियोस्कोपी करनी होती है, लेंस लगा के स्ट्रक्चर्स देखने होते हैं कि सबसे पहले हमें क्या स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, शॉल्बीज लाइन। शॉल्बीज लाइन इज द लास्ट, सॉरी बिल्कुल लास्ट पार्ट जहां पे स्क्लेरा हमारे पास खत्म होता है। इसके बाद ट्रेबेकुलर मैशवर्क नजर आता है, इसके बाद कैनाल ऑफ श्लैम नजर आती है, फिर हमारे पास जनाब क्या नजर आता है कि सिलेरी बॉडी। ठीक है, तो ग्रेड 1 क्या होगा, इसको मैंने आसान तरह याद करने के लिए रखा है कि अगर हमारे पास ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है, ये शैफर ग्रेडिंग है। ठीक है, तो ग्रेड 2, T फॉर 2 एंड T फॉर ट्रेबेकुलर मैशवर्क। ठीक, तो ट्रेबेकुलर मैशवर्क यहां पे आता है, यहां पे कैनाल ऑफ श्लैम नजर आती है बेटा, ये स्क्लेरल स्पर वाला आ जाता है, एंड 4 यहां पर सिलेरी बॉडी। मतलब अगर आप बिल्कुल पीछे का स्ट्रक्चर देख रहे हैं किसी पेशेंट का सिलेरी बॉडी वाला, तो ये ग्रेड 4 है। अगर नैरो और हो जाएगा एंगल तो कैनाल ऑफ श्लैम नजर आएगी, और नैरो हो जाएगा तो ट्रेबेकुलर मैशवर्क, और नैरो हो जाएगा तो आपके पास स्क्लेरल स्पर नजर आएगा। अगर स्क्लेरल स्पर नजर आ रहा है जो व्हाइटिश बैंड होता है, इसके पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा, तो हम इसे कहेंगे ग्रेड 1। और अगर थोड़ा सा खुलेगा, ट्रेबेकुलर मैशवर्क नजर आया, उसके पीछे ये नजर नहीं आ रहा, तो ग्रेड 2 एंड 3 एंड 4। इस तरह से अगर पूरा सिलेरी बॉडी आपको गोनियोस्कोपी नजर आ रहा है, आपको गोनियोस्कोपी करके नहीं देखनी, सिर्फ ये डेफिनेशंस में एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक होता है स्लिट एंगल, उसमें आपको इनफैक्ट स्क्लेरल स्पर भी नजर नहीं आ रहा होता, जिसे ग्रेड 0 भी कुछ लोग कहते हैं। ठीक, अच्छा, ये आपने एंटीरियर चैम्बर की डेप्थ असेस हो गई। इसके बाद जनाब आपने ऑप्टिक नर्व हेड को देखना है। अगेन ऑप्टिक नर्व हेड ये रहा जनाब, और जनाब इसका इतना बड़ा ऑप्टिक कप है। ऑप्टिक कप मैं फिर बता रहा हूं, व्हाट इज ऑप्टिक कप, इट्स अ फाइब्रस टिश्यू। जितना बढ़ता चला जाएगा इसका मतलब नर्व फाइबर लेयर डैमेज हो रहा है एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय द फाइब्रस टिश्यू। ठीक, उसके बाद आप आ जाते हैं जनाब इन्वेस्टिगेशंस पे। इन्वेस्टिगेशंस में खास बातें क्या होती हैं, विजुअल फील्ड टेस्ट करेंगे।
विजुअल फील्ड टेस्ट जो होता है वो आपने स्टैटिक भी होता है, काइनेटिक भी होता है। स्टैटिक मतलब ये होता है जनाब कि उसमें मुख्तलिफ जगहों पे लाइट्स की डिफरेंट इंटेंसिटी आती है। काइनेटिक ये होता है कि आप यहाँ से अंगूठा लेके आ रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हैं और पेशेंट को बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें नज़र आना बंद हो जाए तो बताना। यूजुअली आई के सेटअप में हम लोग जो विजुअल फील्ड टेस्ट करते हैं वो स्टैटिक होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो एक जगह रहता है मगर उसकी लोकेशंस चेंज होती रहती हैं, ठीक है, वो मुख्तलिफ जगहों पे आ रहा होता है विद डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट्स, ठीक है। और काइनेटिक क्या है, सेम ऑब्जेक्ट आप एक आंख बंद करके लाते हैं और कहते हैं भाई अपनी आंख मूव नहीं करना, और जब ये अंगूठा या उंगली या रेड टॉप या वाइट टॉप डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ऑब्जेक्ट किस कलर का है वो नजर आए तो बता देना, ठीक। विजुअल फील्ड टेस्ट के अंदर विजुअल फील्ड टेस्ट के अंदर आपको बहुत सारे विजुअल फील्ड के नाम लिखे हुए होंगे जनाब कि ये स्कोटोमा, ये स्कोटोमा है। तो क्या होता है, ये हमारे पास जनाब फोविया हो गया, ये ब्लाइंड स्पॉट हो गया सपोज। तो स्टार्ट कर लीजिए आप। सबसे पहला होता है पैरा सेंट्रल, यहां पे स्कोटोमा होगा, यहां होगा, यहां होगा, इसको हम कहते हैं पैरा मींस अराउंड सेंटर, पैरा सेंट्रल स्कोटोमा, ठीक है। थोड़ा अगर ये बड़ा हो जाता है, 2-4 पैरा सेंट्रल स्कोटोमा बन जाते हैं तो इसको हम कहते हैं आर्क्वेड स्कोटोमा, आर्क्वेड स्कोटोमा, ठीक है। उसके बाद जनाब थोड़ा और बढ़ जाएगा तो उसको सीडल कह देते हैं, और जनाब ऑप्टिक डिस्क को इन्वॉल्व कर देगा तो उसको हम कहते हैं जेरम स्कोटोमा। बी से स्टार्ट होता है, बी साइलेंट होता है, जेरम स्कोटोमा। और पूरा अगर इस तरह का बन जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता पैरासेंट्रल स्कोटोमा ऊपर से भी आ रहे हैं, नीचे से भी आ रहे हैं और आके कंबाइन हो जाएंगे तो उसको हम कहते हैं रिंग स्कोटोमा। और आहिस्ता आहिस्ता जनाब पेरिफेरल विजन भी जाती है तो सेंट्रल आइलैंड, दिस इज द सेंट्रल आइलैंड जो कहते हैं कि टनल विजन ग्लोकोमा बन जाती है, कि पेरिफेरल विजन खत्म हो जाती है, सिर्फ सेंट्रल विजन बीच में से रह जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट जनाब आपके विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स के अलावा इन्वेस्टिगेशंस क्या करते हैं, कॉर्नियल थिकनेस, उसको हम CCT कहते हैं, सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस, ठीक। बस इतना याद रखिएगा कि नॉर्मल कॉर्नियल थिकनेस होती है तकरीबन 510 से लेके 550 माइक्रोन तक। अगर तो कॉर्निया थिन है, लेस देन 510 है, तो जो प्रेशर मेरे पास आ रहा है दैट इज नॉट एक्चुअल प्रेशर, प्रेशर इज मोर देन दैट। बस इतना याद रखिए। उसका फॉर्मूला क्या है, उसका कट ऑफ रेट क्या है, उसका फैक्टर कितने ऐड करने थे छोड़ दें। 550 से जब ज्यादा होगा, मोर देन 550 माइक्रोन होगा, तो जो भी हमारे पास इंट्राऑक्युलर प्रेशर आ रहा है जिसको हम चेक करते हैं, चाहे एप्लेनेशन टोनोमीटर हो, चाहे टोनोपेन हो, चाहे शॉर्ट्स हो, मुख्तलिफ नाम उसमें लिखे हुए। आइडियली स्पीकिंग जो होता है ना वो एप्लेनेशन टोनोमीटर होता है, ठीक है। एप्लेनेशन टोनोमीटर से हम इंट्राऑक्युलर प्रेशर असेस करते हैं। सपोज किसी पेशेंट का इंट्राऑक्युलर प्रेशर आया 15, सही, उसकी कॉर्नियल थिकनेस है 524 सॉरी मैं लिख दिया, तो इसका मतलब ये कि हाँ भाई ये इसका एक्चुअल प्रेशर है। सपोज प्रेशर आया 15 और उसका कॉर्नियल थिकनेस है जनाब 490, इसका मतलब ये है कि एक्चुअल प्रेशर 15 से भी ज्यादा है, सही। और अगर किसी का प्रेशर आया है 15 अगेन और उसकी कॉर्नियल थिकनेस है 580 माइक्रोन, इसका मतलब उसका प्रेशर 15 से भी कम है। बस इतना ध्यान में रखिएगा कि द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल corneal thickness is to assess the actual intraocular pressure। इसके अलावा हमारे पास क्या आता है भाई, इसके अलावा हमारे पास आते हैं जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट आ रहा है, उसका नाम है OCT, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, ठीक है। ये टोमोग्राफी है, ये कोहेरेंस है और ये ऑप्टिकल है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें बाकायदा नर्व फाइबर लेयर की थिकनेस देख रहे होते हैं। जितना नर्व फाइबर लेयर, ये डिस्क है हमारे पास और ये पूरे ऑल अराउंड सेगमेंट को चेक कर रहा होता है कि भाई मेरी थिकनेस यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी, यहाँ पे, और इसको कंपेयर करता है अकॉर्डिंग टू एज मैच्ड पर्सन। यानी डेट ऑफ बर्थ डालेगा, देखेगा 60 ईयर में भाई ये एरिया कितना होना चाहिए, ये एरिया कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, और उसको वो कंपेयर करता है। 20 ईयर का पेशेंट होगा तो वो 20 से कंपेयर करेगा, 80 का होगा तो वो 80 से कंपेयर करेगा। तो OCT एक नया टूल है इन्वेस्टिगेशन का, तो उससे हम ग्लोकोमा को असेस करते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट इन्वेस्टिगेशन ऑफ ग्लोकोमा। देन कम्स ट्रीटमेंट। भाई ट्रीटमेंट किसी भी फ्लूइड की, याद रखिए कोई भी फ्लूइड पढ़ रहे हो, चाहे वो CSF हो, चाहे वो ब्लड हो, ठीक है, चाहे वो यूरिन हो, ठीक, चाहे वो एक्वस ह्यूमर हो,
कोई भी फ्लूइड जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं भाई एक होती है हमारी प्रोडक्शन, एक होती है जनाब हमारा फ्लो, एक होती है हमारे पास एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फ्लो मींस उसका पूरा रास्ता, ये कॉर्निया था, ये आयरिस था, ये सिलियरी बॉडी थी, ये लेंस था, ये नीचे का आयरिस बना लो, समझ लो, बस समझ लो भाई, समझ लो ना। हाँ, तो भाई अब ये सिलियरी बॉडी आ रहा है, सिलियरी बॉडी से ये इसका पैसेज हो गया, सही। तो वो दवाएं, हाँ सर बंद करना है, आ जाए निकल जाए, बंद करना है आप, नहीं बोले बोले बोले, सॉरी भाई वो बंद करने वाले थे लेकिन कोई बात नहीं इंशाल्लाह। चलो खैर, तो अब प्रोडक्शन कम करने वाली दवा हमें इस्तेमाल करनी है ताकि एक्वस ह्यूमर कम बने, तो आंख का प्रेशर कम हो, या एब्जॉर्प्शन बढ़ा दें, उसका फ्लो आउटफ्लो बढ़ा दें। एब्जॉर्प्शन को हम कहेंगे यहां पे आउटफ्लो। ठीक है, प्रोडक्शन कम करने वाली दवा हमारे पास क्या है भाई? बीटा ब्लॉकर, टिमोलॉल, प्रोप्रानोलॉल, ठीक है, जो बुक्स में ये प्रोडक्शन कम कर रही हैं। इसके अलावा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, इसके अलावा अल्फा 2 एगोनिस्ट। दवाओं के सारे नाम बुक में लिखे हुए। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या होता है? डोर्जोलोमाइड होता है, ब्रिंजोलोमाइड होता है। इसमें क्या होता है? एप्राक्लोनिडीन है, ब्रीमोनिडीन है। तो बीटा ब्लॉकर टिमोलॉल है, प्रोप्रानोलॉल है, सही। तो ये 3 दवाएं प्रोडक्शन कम कर रही हैं। अल्फा 2 एगोनिस्ट प्रोडक्शन भी कम करती है और आउटफ्लो भी बढ़ाती है, अल्फा 2 एगोनिस्ट। ठीक, और इस वक्त की सबसे नंबर 1 दवा जो दुनिया में चल रही है दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, जो लेटिनोप्रोस्ट, बायमेटोप्रोस्ट, ठीक है, ये सारे नाम इसमें लिखे हुए हैं। अगर मैं इनको बताऊंगा तो आप काफी लंबा डिस्कशन हो जाएगा। तो नाम आप लोगों को याद होंगे, नहीं तो बुक्स में लिखे हुए भी हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि बीटा ब्लॉकर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड अल्फा 2 एगोनिस्ट ये प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। जब प्रोडक्शन कम करेंगे एक्वस कम बनेगा, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम हो जाएगा। इन दोनों दवाएं जो अल्फा 2 है दोनों काम कर रही है, वो फ्लो बढ़ा भी रही है। और प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग जो हैं वो बेटे इस वक्त फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है फॉर प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, और ये जनाब फ्लो बढ़ाते हैं, ट्रेबिकुलर मैशवैक से फ्लो बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा जनाब, ये वो सारी दवाएं हो गई कि जनाब जो आप ओपन एंगल ग्लोकोमा में यूज कर रहे हैं। यस, एसिटाजोलोमाइड, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर की ओरल फॉर्म, तो वो एसिटाजोलोमाइड होती है, जो एसिटाजोलामाइड, ठीक है, ये भी प्रोडक्शन कम करती है। ये हम जनाब टैबलेट फॉर्म में देते हैं, सिस्टमिक ट्रीटमेंट हो गई। ठीक, तो दैट वाज अबाउट द ओपन एंगल ग्लोकोमा। हम अपना क्लोज एंगल के अंदर भी यही दवाएं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्लोज एंगल ग्लोकोमा जो है, या एंगल क्लोजर ग्लोकोमा जो है, इट्स वन ऑफ द इमरजेंसीज सीन इन आई। तो उसमें कभी कभार ये सवाल आ जाता है कि बेटे हाउ विल यू ट्रीट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में यानी क्या कॉन्सेप्ट हो गया? ये कॉर्निया हो गया, ये जनाब आयरिस आगे आ चुका है, ये एंगल बिल्कुल बंद हो चुका है, ट्रेबिकुलर मैशवर्क जो यहाँ पे है, यहाँ तक एक्वस की रसाई नहीं हो रही, और जनाब या तो ये यहाँ पे हमारे पास चिपक गया है जिसकी वजह से पीछे नहीं आ रही है, यहाँ हो गया। ठीक है, चाहे आयरिस की टिप का लेंस से चिपक जाना हो, जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर साइनेकी, ये इसकी मजीद डिस्कशन हम यूविएटिस से पढ़ेंगे, या फिर आयरिस जो है वो जनाब बिल्कुल कॉर्निया से चिपक जाए। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पेरिफेरल एंटीरियर साइनेकी। ठीक है, साइनेकी की स्पेलिंग है SYNACAE, आई थिंक ऐसी स्पेलिंग है, गलत हो तो भाई नेट पे चेक कर लेना। अब माफी चाहता हूं भाई। अब इस पेशेंट को आप कैसे ट्रीट करेंगे? देखें, सबसे पहले आपने इस पेशेंट को बिल्कुल सुपाइन पोजीशन में लिटा देना है। सही, हम स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आपने सुपाइन में जब लिटाएंगे तो जब आंख यूं जाएगी जनाब, कॉर्निया यूं होगा, आइरिस थोड़ा सा पीछे खटेगा, तो हो सकता है एंगल थोड़ा बहुत खुल जाए। प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करेंगे। ठीक है, प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट, डायलेट नहीं करेंगे। जो दवा नहीं देनी वो डायलेटिंग ड्रॉप है, डायलेटिंग ड्रॉप नहीं देने। मैं रेड से बनाता लेकिन रेड की इंक खत्म हो गई है। ठीक है, डायलेटिंग ड्रॉप नहीं देंगे, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट कराएंगे। जब प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो आइरिस यूं करके खिंच जाएगा। कैसे खिंच जाएगा? यूं करके। ये जनाब एंगल है, ये आइरिस है, ये आइरिस यहां लगा हुआ है।
ठीक है ना। आप जब हमने कंस्ट्रिक्ट किया तो अगली पोजीशन क्या हो जाएगी जनाब, यहां से आयरिस हट जाएगा और आयरिस पीछे आ जाएगा और एंगल खुल जाएगा। तो प्यूपल कंस्ट्रिक्शन, प्यूपल कंस्ट्रिक्शन के लिए क्या दवा इस्तेमाल करनी पड़ती है, पाइलोकार्पिन। अब या तो आप पाइलोकार्पिन आंख में डाल दें या पेशेंट की आंख में ब्राइट लाइट, टॉर्च की ब्राइट लाइट मार दें। ठीक, इसके अलावा जनाब क्या करना है कि ये पूरा हमारे पास क्या है, विट्रस। अगर हम विट्रस का वॉल्यूम कम कर दें, विट्रस का वॉल्यूम कम करें, कोई ऐसा सब्सटेंस देके कि जो पानी को खींच ले, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट, ठीक है, वो क्या होता है, मैनिटॉल। ठीक है, ये हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट है, फ्लूइड है, तकरीबन 1 ग्राम पर केजी पर दिया जाता है, तो रफली याद रखें 200 ml पेशेंट को दिया जाता है 20 मिनट के अंदर। ठीक, तो ये मैनिटॉल हम पेशेंट को, जिसमें ग्लिसरीन भी आती है, सही, खैर आपने मैनिटॉल याद रखें। मैनिटॉल आप डाल देंगे, पेशेंट को इंट्रावीनस देते हैं 200 ml, तो वो विट्रस का वॉल्यूम कम करेगा बिकॉज ऑफ इट्स हाइपर ऑस्मोटिक नेचर। ठीक, ये वो ट्रीटमेंट्स हैं। और क्या होगा जनाब, सिस्टमिक खाने में आप उसको एसिटलजोलेमाइड भी दे सकते हैं कि भाई आपने इस वक्त सारे घोड़े खोल देने, ठीक है, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, जो कुछ हम आमिर, सबको लगा दो, क्योंकि आपने जितना भी आपके पास प्रेशर रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं उन सबको इस्तेमाल करना है। ठीक है, ऑल्दो आजकल में से कोई बॉलर काम नहीं कर रहा, लेकिन इंशाल्लाह मेडिसिन के लिए अल्लाह काम शिफा देगा पेशेंट को। सही, इसके साथ साथ आपने टॉपिकल बीटा ब्लॉकर्स डालने हैं, टॉपिकल जो हमने मेडिसिन की बात की वो देनी ही देनी है। तो दीज आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। ठीक, उसके बाद क्या करना है, सपोज पेशेंट का प्रेशर कम हो गया, ये कॉर्निया रहा जनाब, ठीक, ये स्क्लेरा जा रहा जनाब, ये आयरिस आ गया, ये लेंस आ गया। यूजुअली आयरिस के यहाँ चिपकने से होता है। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक एन ओपनिंग ओवर हियर। ठीक है, इसको हम कहते हैं, देखो बेटे, ओपनिंग को बनाना, ठीक है, बाय लेजर, इसको कहते हैं आयरिडोटोमी, आयरिडोटोमी। और अगर मैं सिजर से जाके इसको काट दूं तो आयरिडेक्टोमी। सिजर से डेक्टोमी और लेजर से ऑटोमी, आयरिडोटोमी। ये जब हमने ओपनिंग बना दी, अब ये क्या होगा, आयरिस की शक्ल कैसी जाएगी, यहां होगा आयरिस, यहां नहीं होगा। अगर हम सामने से देखें तो क्या होता है, ये प्यूपल बना हुआ और यहां लेजर करके छोटा सुराख बना देते हैं। सही, अब पानी यहां से निकल जाता है, यहां से निकल जाता है, भले वो यहां चिपका हुआ भी हो, तो उसको एक्सेस मिल गई, वो यहां से निकल जाएगा। इसे हम कहते हैं पेरिफेरल लेजर आयरिडोटोमी। लेजर से भी ट्रीटमेंट की जाती है, उसका नाम क्या होता है, ये मैं अभी रुक जाओ बताते हैं। चलो, ये हो गया एंगल क्लोजर ग्लोकोमा के लिए कि आपने प्रिवेंटिव मेजर करना है, उस आंख में भी करना है और पड़ोस वाली आंख में भी करना है, मतलब दूसरी आंख में भी करना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दूसरी आंख में एंगल क्लोजर ग्लोकोमा ना हो जाए। अब जो लेजर थेरेपीज हमारे पास, लेजर ट्रीटमेंट्स हैं ओपन एंगल ग्लोकोमा के लिए, ओपन एंगल में, वो बेटे हम ट्रेबिकुलर मैशवर्क, यहां आयरिस था ना पूरा, यहां पे ट्रेबिकुलर मैशवर्क था, तो इस पे अप्लाई करते हैं। इस पे आर्गन लेजर भी कहते हैं इसको, और एक हमारे पास एनडी यैग लेजर होता है इस, ठीक है, इन दोनों का काम क्या है, ट्रेबिकुलर मैशवर्क पे हिट करके उसकी फंक्शनिंग बढ़ाएं, उसको स्टिमुलेट करें, बस इतना याद रखिएगा। आर्गन से करने वाले को कहते हैं आर्गन लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी, आर्गन लेजर ट्रेबिक्यूलोप्लास्टी, ठीक है। और यैग से करेंगे तो उसको कहते हैं सिलेक्टिव लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी। तो एएलटी आर्गन लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी एंड सिलेक्टिव को कहते हैं एसएलटी। तो दोनों का काम क्या है, ट्रेबिकुलर मैशवर्क पे हिट करना, उसको स्टिमुलेट करना और पंपिंग एक्टिविटी बढ़ाना, एक्वस को ड्रेन आउट करना, आईओपी इंट्राऑक्युलर प्रेशर को कम करना, ठीक है। तो जो मुझे याद आ रहा है वो यही कुछ ट्रीटमेंट्स हैं इसकी। अब जनाब ट्रेबिक्यूलेक्टोमी, वो सर्जरी जिससे हम इंट्राऑक्युलर प्रेशर कम करते हैं, उसको कहते हैं ट्रेबिक्यूलेक्टोमी। यानी ये कॉर्निया रहा, ये स्क्लेरा जा रहा, ये आयरिस रहा, ठीक है। हमने क्या करना होता है कि यहां पर एक स्क्लेरा के अंदर ओपनिंग बनानी होती है ताकि जो पानी यहां से जा रहा था, ट्रेबिकुलर मैशवर्क यहां मौजूद है,
वो काम नहीं कर रहा, एंगल खुला हुआ है, पानी जा रहा है मगर ये बेचारा ड्रेन करके जा ही नहीं पा रहा। तो हमने क्या करना है जनाब, अब पानी को कहना है कि भाई अब तुम ऐसा करो, इस रास्ते से बाहर आ जाओ, यानी स्क्लेरा के ऊपर से, कंजंक्टिवा के नीचे से। ऊपर कंजंक्टिवा होगा, सब कंजंक्टिवल, और ये क्या होगा स्क्लेरा, स्क्लेरा। ठीक है, तो हमने क्या करना है भाई, हमने स्क्लेरा के अंदर एक ओपनिंग बनानी है, इसको कहते हैं बेटा ट्रैब डोर। स्टेप कोई नहीं पूछता बेटा, इतना टाइम नहीं है, बस ट्रेबिक्यूलेक्टोमी जो सर्जरी का नाम है, ट्रेबिक्यूलेक्टोमी, एक्टोमी, देखो ना ट्रेबिक्यूलेक, ये एल है, अब पता नहीं कहां लिखा है मैंने, ट्रेबिक्यूलेक, हाँ ये एल सी। इसका मतलब क्या हो गया, हमने काटा है, ऑटोमी नहीं है, एक्टोमी है, सी ट्रेबिक्यूलेक्टोमी। तो बेटा ट्रेबिक्यूलेक्टोमी में हमने यहां से स्क्लेरा काट दिया, अब एक्वस ह्यूमर यहां से ट्रेबिकुलर मैशवर्क में जाने के बजाय वो स्क्लेरा के ऊपर से होते 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 ड्रेन हो जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑप्शन कि जिसमें हम एक्वस को आंख के बाहर से निकाल रहे हैं। सही, ट्रेबिकुलेक्टोमी में एक मेडिसिन यूज की जाती है, उसको कहते हैं माइटोमाइसिन सी, इसको प्यार से कहते हैं एमएमसी। ठीक है, ये क्यों यूज करते हैं, ये एंटी फिब्रोलाइटिक है, ये फाइब्रोसिस को रोकती है, एंटी फिब्रोसिस। ठीक है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको। तो बेटा इसका काम क्या होता है कि यहां पे इंफ्लेमेशन को कम करेगी। क्यों, इंफ्लेमेशन अगर ज्यादा होगी तो फाइनली स्कार हो जाएगा, स्कार से वो दरवाजा बंद हो गया जो हमने खोला था। ठीक है, तो दैट इज द रीजन व्हाई एमएमसी इज यूज्ड इन केस ऑफ ट्रेबिकुलेक्टोमी इन ओपन एंगल ग्लोकोमा टू ड्रेन एक्वस into the subconjunctival space, ठीक है, instead of trabecular meshwork। ठीक है भाई, तो that was about the trabeculectomy। अच्छा ये हो गया। अच्छा अब कभी अगर वो कहते हैं कि भाई एडिशनल वेल्व भी इस्तेमाल होते हैं, यस वी कैन यूज वेल्व। बड़ा मशहूर जो वेल्व है वो अहमद साहब एक थे, उन्होंने दरियाफ्त किया था, उसको कहते हैं अहमद ग्लोकोमा वेल्व। तो बेटा ये सारे फीचर्स हो गए कि जिसने आपको बता दिया कि डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लोकोमा क्या है, ओपन क्लोज्ड एंगल। ओपन एंगल में आप बता दिया कि जहां भी ट्रेबिकुलर मैशवर्क जो होगा वो ब्लॉक होगा, चाहे वो ब्लड से हो, चाहे वो इन्फ्लेमेशन से हो, चाहे वो पस से हो, चाहे वो सूडो एक्सफोलिएशन मटेरियल से हो, तो वो सारा का सारा ट्रेबिकुलर मैशवर्क को बंद करेगा। एंगल क्लोजर आपने बता दिया कि भाई एंगल क्लोजर क्यों हो सकता है कि जब हमारे पास, अगेन अब मैं बताना चाह रहा हूं आपको, आखिरी टॉप चीज़ है तकरीबन इसके अंदर कि जनाब जब हमारे पास, फिर बता रहा हूं, आयरस ये लेंस रहा, या तो आयरस यहां की चिपक गया, इसको हमने कहा पोस्टीरियर साइने की, या ये आयरस यहां की चिपक गया जिसको हमने कहा पेरिफेरल एंटीरियर साइने की। सही, अब ये तो हमारे पास हो गया या ये हो गया। ये क्यों हो गया भाई, एंगल क्लोजर ग्लोकोमा हमारे पास क्यों डेवलप हो गया। अब अगर हम लेंस की बात करें तो बेटा लेंस तकरीबन 2-3 तरीके से एंगल क्लोजर ग्लोकोमा कर सकता है। लेंस जब एज के साथ साथ बढ़ता है तो वो एंटीरियो पोस्टीरियरली एक्सपेंड करता है। जब वो एंटीरियो पोस्टीरियरली एक्सपेंड करेगा तो जाके आयरस पे चिपक जाएगा, या आयरस और लेंस के आपस में कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसको हम कहते हैं फेकोमॉर्फिक। याद रखिएगा मॉर्फोलॉजी से, जब मॉर्फोलॉजी आएगी तो फेकोमॉर्फिक ग्लोकोमा होगा। सही, हमने पढ़ा था कैटरेक्ट के अंदर के लिक्विफेक्शन ऑफ कॉर्टेक्स हो जाता है, पानी निकलना शुरू हो जाता है। अगर तो कॉर्टेक्स के अलावा या लेंस प्रोटीन बाहर निकलने शुरू हो जाए और वो जाके ट्रेबिकुलर मैशवर्क के छोटे छोटे ओपनिंग को बंद कर दे तो इसको हम कहते हैं फेकोलाइटिक लाइसिस। लाइसिस मतलब ब्रेक होना, उस ब्रेक होने से लाइसिस हो गया, शक्ल से मॉर्फिक हो गया, फेकोमॉर्फिक फेकोलाइटिक। कभी कभार क्या होता है कि हमने कैटरेक्ट सर्जरी की होती है या ट्रॉमा हुआ होता है, पेशेंट का कैप्सूल टूट गया, अब जो लेंस है उसकी प्रोटीन से उसकी प्रोटीन से जनाब क्या हुआ, रिएक्शन डेवलप हो जाता है। इसको हम कहते हैं फेको एनाफाइलेक्सिस। पता है पढ़ा है ना आप लोगों ने, एनाफिलेक्सिस हो गया, रिएक्शन हो गया, वेसोवेगल अटैक्स हो गए। तो अगर कैप्सूल रप्चर हो गया और लेंस एक्सपोज हो गया और उससे रिएक्शन हो गया लेंस प्रोटीन से, तो फेको एनाफिलेक्टिक। फिर जनाब क्या हुआ, ये जनाब जोन्यूल से लटके हुए थे,
जोन्यूल चोट मारी, जोन्यूल टूट गए, जोन्यूल टूट गए जनाब, लेंस अपनी जगह से हिला जुलने के बाद जनाब लेंस आगे जाके आयरस को टच हो गया। तो भाई ये भी आपका ग्लोकोमा कर सकता है बिकॉज ऑफ द लेंस, बिकॉज ऑफ द चेंज इन पोजिशन ऑफ लेंस। तो दीज आर द फ्यू, कहना चाहिए कि रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोकोमा एंड लेंस। तो ये मुख्तलिफ टाइप के आपके पास ग्लोकोमा भी हो गए, उसकी ट्रीटमेंट भी हो गई, इन्वेस्टिगेशंस भी हो गई। अब एक मैं जल्दी करके 2 से 3 मिनट में पूरा ग्लोकोमा बताता हूँ कि व्हाट इज ग्लोकोमा। इट्स अ डिजीज विच एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। मैं ऑप्टिक नर्व हेड को देखूंगा, मेरा जो ऑप्टिक नर्व हेड का कप है वो ग्रेजुअली बढ़ता रहेगा। क्यों बढ़ता रहेगा? क्योंकि नर्व फाइबर लेयर जो थी वो डैमेज होती चली गई। दैट नर्व फाइबर लेयर इज रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस टिश्यू। जितना फाइब्रस टिश्यू बढ़ता चला जाएगा ग्लोकोमा की सिवियरिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद जनाब क्या होगा कि एग्जामिनेशन पेशेंट का कैसे करूंगा, ये विजन करेंगे, विजन के बाद एंटीरियर चैम्बर एंगल को देखेंगे, वो उसके लिए शेफर ग्रेडिंग 1 2 3 4 2 याद रखिएगा, T for 2, T for ट्रैबिकुलर मैशवर्क। अगर ट्रैबिकुलर मैशवर्क नजर आ रहा तो 2 होगा। 1 शॉल्बीज लाइन नजर आ रही है, पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा। 2 नजर आ रहा मैं ट्रैबिकुलर मैशवर्क, उसके पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा। कैनाल नजर आ रहा, उसके पीछे कुछ नहीं आ रहा, 3 हो गया। और अगर सिलेरी बॉडी नजर आ रही है तो 4 हो गया। ठीक है, अच्छा जनाब, इसके बाद क्या होगा कि मैं इन्वेस्टिगेशन, हाँ उसके बाद ऑप्टिक नर्व हेड की अपीयरेंस आपने देख ली, इंट्राओकुलर प्रेशर देख लिया जो नॉर्मल कितना होता है 11 से 21 होता है। कौन कौन से मेथड होते हैं? एप्लिनेशन टोनोमीटर इज द बेस्ट मेथड, आइडियल मेथड, स्टैंडर्ड मेथड। उसके अलावा शॉर्ट्स भी होता है, टोनो पेन भी होता है। उसके बाद जनाब हम चले गए इन्वेस्टिगेशंस पे, जहां हमने कॉर्निया की थिकनेस देखी, कॉर्निया थिन है या थिक है, इंट्राऑकुलर प्रेशर चेंज हो जाएगा। सपोज 15 का प्रेशर है सपोज, और कॉर्निया थिन है 510 से कम है, तो एक्चुअल प्रेशर 15 से ज्यादा होगा। अगर कॉर्निया थिक है, प्रेशर 15 आया है, तो कॉर्निया की थिकनेस की वजह से प्रेशर और कम हो जाएगा, यानी 15 से भी कम हो जाएगा। और फिर हमारे पास क्या होता है? विजुअल फील्ड टेस्ट होती है। विजुअल फील्ड टेस्ट में स्कोटोमास होते हैं, पैरासेंट्रल स्कोटोमा, थोड़ा बढ़ जाएगा तो आर्कुएट, फिर बजाएगा सीडल, डिस्क को पहुंच गया जैरम, पूरा गोल बन गया रिंग स्कोटोमा, पेरिफेरली बढ़ा तो फाइनली टनल विजन हो जाएगी, पेशेंट को बिल्कुल छोटा सा नजर आएगा, पेरिफेरल नजर नहीं आएगा। फिर ऑप्टिक नर्व हेड का टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं OCT, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, जो रेटिनल नर्व फाइबर लेयर की थिकनेस को बता रहा होता है। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट, प्रोडक्शन कम करें, फ्लो बढ़ाएं। प्रोडक्शन कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, और तीसरा होता है अल्फा 2 एगोनिस्ट। अल्फा 2 एगोनिस्ट फ्लो भी बढ़ाता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। ठीक है, एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में चले गए, पेशेंट को सीधा लेटा देंगे, पेशेंट की आंख में लाइट मारेंगे, पाइलोकार्पिन डालेंगे, पीपल कंस्ट्रिक्ट करेंगे, एंगल जो होगा वो खुल जाएगा। पेशेंट को इंट्रावीनस मैनिटॉल लगाएंगे 200 सीसी या 1 ग्राम पर केजी करके। ठीक है, उसके बाद क्या होगा जनाब, एक ग्लिसरीन भी डाल सकते हैं। दीज आर ऑल हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट। हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट जो होगा वो विट्रस से फ्लूइड लेके जाएगा, और सारी टॉपिकल मेडिसिन आपने बीटा ब्लॉकर, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, पाइलोकार्पिन और ये अल्फा 2 एगोनिस्ट सब के सब उसको डाल देने। ठीक है, और जनाब क्या होगा, एजेडम, एजेडम कहते हैं एसिलजुलोमाइड को, टैबलेट्स को, ये उसको खाने को दे देंगे। उसके अलावा उसी आंख में जब थोड़ा सा कॉर्नियल एडिमा ठीक हो जाएगा, क्यों कॉर्नियल एडिमा हो गया बताना भूल गया, इंट्राऑकुलर प्रेशर जब बढ़ेगा तो पीछे कॉर्निया की एंडोथेलियम को डैमेज करेगा और जनाब एडिमा हो जाएगा। जब वो ठीक हो जाए तो लेजर क्या कहते हैं, आयरोडोटमी करेंगे, आयरस में सुराख बनाते हैं और फ्लूइड वहां से निकल जाता है। ठीक है, इसके अलावा लेजर हम कहां करते हैं? ट्रेबिकुलम पे करते हैं। ट्रेबिकुलम पे ट्रेबिकुलोटमी, चाहे वो आर्गन लेजर से हो, चाहे वो लेजर दूसरी हो जो यैग लेजर होती है, जिसको हम कहते हैं आर्गन लेजर या सिलेक्टिव लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी। उसके बाद हम क्या करते हैं जनाब, ट्रेबिकुलेक्टोमी करते हैं। ट्रेबिकुलेक्टोमी क्या होती है? मेकिंग एन आर्टिफिशियल ओपनिंग, बाय मेकिंग एन ओपनिंग इन द स्क्लेरा, एक आर्टिफिशियल ड्रेनेज सिस्टम बना दिया है कि अब इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द ट्रेबिकुलर मैशवर्क वो कहां जा रहा है? स्क्लेरा के अंदर जा रहा है, स्क्लेरा के ऊपर जा रहा है, कंजंक्टिवा के नीचे। दवा कौन सी? माइटोमाइसिन सी इस्तेमाल करते हैं। उसका फायदा क्या होता है? वहां पे फाइब्रोसिस नहीं होता, लिहाजा वो थोड़ा लंबा खिंच जाता है। तो और लेंस से क्या क्या होता है? लेंस अपनी जगह पे मौजूद है और फैल रहा है। फेकोमॉर्फिक, आगे आयरिस था, मसला हो गया। फेकोलाइटिक जनाब क्या हुआ? प्रोटीन इसमें से बाहर निकली और एंगल के ट्रेबिकुलर मैशवर्क को ब्लॉक कर दिया। फेको एनाफिलैक्टिक, कैप्सूल फटा, ठीक है, ट्रॉमा से, इन ऑपरेशन से खुदा ना खास्ता कहीं प्रोटीन रह गई थी, उनका रिएक्शन हो गया, लेंस प्रोटीन के रिएक्शन से, फेको एनाफिलैक्टिक। ठीक है, उसके अलावा जनाब और चौथा क्या था? बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस, क्योंकि जोन्यूल्स को हमने डैमेज कर दिया था।
ठीक है जनाब, तो दैट वाज नॉट द ऑल अबाउट ग्लोकोमा बट समथिंग अबाउट ग्लोकोमा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।